बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम असेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑडिट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। असेसमेंट बेसिकली एक प्रोसेस को बोलते हैं। असेसमेंट ये प्रोसेस है कि आपने इनकम कितनी अर्न की इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर उसके ऊपर टैक्स कितना बना। अब ये जो असेसमेंट है, दिस वर्ड असेसमेंट, इसका मतलब ये है कि कोई इसका अंदाज़ा बना रहा है। अब वो अंदाज़ा कौन बना रहा है? अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें जो हमने हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉस बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले जो चैप्टर था हमारा, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉस पढ़ा था। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त टैक्स का कानून है, दैट इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और इससे पहले था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। सो ये ज़ियाउल हक साहब का ऑर्डिनेंस था 1979, और 2001 जो है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था। अच्छा, अब ये जो ऑर्डिनेंस और ये जो 2001 का ऑर्डिनेंस है, इसमें मेन डिफरेंस ये था कि पहले जब आप अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाते थे तो उसमें आप अपनी इनकम का कैलकुलेशन बनाएंगे, उसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करेंगे, और फिर जो एफबीआर का जो एक ऑफिसर है वो इसको चेक करेगा, और फिर उसके बाद वो ये डिसाइड करेगा कि जनाब आपकी इनकम इतनी बनती है, या इससे कम है, या इससे ज़्यादा है। तो ये जो चेक करता था, वेरीफाई करता था इनकम टैक्स का ऑफिसर, इसको बोलते थे कि उसने क्या किया है, उसने आपकी असेसमेंट की है। सो असेसमेंट की जाती थी और फिर उसके बाद वो फाइनल होता था। अब इससे प्रॉब्लम ये होता था कि एफबीआर के पास इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जितने भी लोग रिटर्न फाइल करें उन सब के लिए ये काम कर सके। और दूसरा ये कि टैक्स पेयर इससे थोड़ा सा खौफजदा हो जाता है कि यार मेरे काम को चेक करेंगे तो वो टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं कराता। तो इसलिए 2001 का जो ऑर्डिनेंस था, इसमें मेजर शिफ्ट ये था कि इस ऑर्डिनेंस ने कहा जी कि आप जो भी अपनी रिटर्न जमा कराओगे वो कंसिडर किया जाएगा कि आपकी असेसमेंट है, और ये जो एफबीआर के ऑफिसर की पावर है ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये कि असेसमेंट का जो पहला मीनिंग है इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो हम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि आपने अपनी अगर रिटर्न जमा करवा दी तो आपकी असेसमेंट हो जाएगी। नाउ जो एफबीआर का ऑफिसर है वो किन सूरतों में आपकी असेसमेंट करेगा? सो असेसमेंट की यहाँ पे टोटल 3 तरह की असेसमेंट्स हैं जो इस ऑर्डिनेंस के अंडर की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड नॉर्मल असेसमेंट। नॉर्मल असेसमेंट ये है कि आप खुद से तशरीफ़ ले आएँ टैक्स ऑफिस, या ऑनलाइन अपनी रिटर्न जमा करा दें, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दें और रिटर्न जमा करवा दें, और साथ में जो टैक्स है वो अदा कर दें। आपकी असेसमेंट हो गई। ठीक है, सो लॉ ने कहा कि ये आपकी असेसमेंट हो गई जब आपने खुद से बता दिया। हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आपकी असेसमेंट यही है कि आपने जो कुछ कहा है। इसको सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब जो कमिश्नर कर सकता है असेसमेंट, वो क्या है कि अगर आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई, या आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, या आपने कोई अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं दिए जो रिक्वायर्ड थे, तो फिर ऐसी, इसका मतलब ये है कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हो कोऑपरेट करने से, और आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो फिर ऐसी सूरत में कमिश्नर के पास पावर ये है, ये पिक्चर आपको जहाँ भी नज़र आएगी, दिस एग्रेसिव मैन, दिस रिप्रेजेंट्स द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो कमिश्नर जो है आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, यानी उसके ख्याल में जो बेस्ट आपकी असेसमेंट बनती है वो बना देगा। और जो थर्ड असेसमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविजनल असेसमेंट। ये उन सूरतों में की जाती है जब आपका कोई एसेट जो आपने डिक्लेयर ना किया हो, या आपका कोई ऑफशोर एसेट पाकिस्तान के बाहर हो जो कि पता चल जाए, तो फिर भी तो फिर कमिश्नर जो है वो आपकी एक प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा कि जनाब हमें पता चला है कि आपके इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, और आपने अपनी रिटर्न में तो बताया भी नहीं है, या आपने रिटर्न जमा नहीं कराई हुई, तो हम आपकी एक प्रोविजनल असेसमेंट कर रहे हैं टू इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस एसेट। किसका मतलब ये कि आपने इतनी इनकम कमाई है तो आप उसके ऊपर टैक्स अदा कर दें। नाउ ये जो टाइम पीरियड है बताया गया है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो 6 साल में किसी भी टाइम की जा सकती है। एंड ऑफ टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर, जैसे अगर हम 2024 टैक्स ईयर की बात करें, या 2025 की, या 2026 की, जिस भी टैक्स ईयर की हम बात करें, उस टैक्स ईयर से 6 साल बाद तक किसी भी वक्त आप, ये जो कमिश्नर है ये आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। ये उसके पास टाइम पीरियड, टाइम लाइन्स मौजूद हैं। या एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 114(4) इशूड, तो उसके 2 साल तक। यानी अगर सेक्शन 114 जो कि रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है, उसमें अगर आपने अपनी रिटर्न, कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट को रिवाइज़ किया है, आपने कहा जी कि मेरी 1 लाख इनकम है, कमिश्नर ने कहा नहीं, हम आपकी जो है उसको वेरीफाई करेंगे, हमें ये सस्पिशियस लगता है, और उसने इसको लेट्स से 150,000 किया, तो ये उसने आपकी असेसमेंट को चेंज किया। ठीक है जी।
ना ये हर केस में नहीं करता कमिश्नर, ये सिर्फ कुछ प्रोसीजर्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिए हुए हैं कि किसकी रिटर्न के ऊपर जो है वो कमिश्नर कर सकता है ऐसा। आप जो रिटर्न जमा कराएंगे नॉर्मल रूटीन में वही असेसमेंट होगी, कमिश्नर उसको नहीं छेड़ेगा। लेकिन अगर उसने इसकी अमेंडमेंट की है, 114(4) का ऑर्डर इशू किया है, तो फिर उस ऑर्डर के 2 साल बाद तक वो किसी वक्त भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपकी कर सकता है। इसमें से जो भी टाइम बाद में हो वो किया जा उस टाइम पे असेसमेंट हो सकती है, जो भी बाद की डेट बने इन दोनों में से। अच्छा, अब जो प्रोविजनल असेसमेंट है उसके केस में टैक्स लॉ ये कहता है जी कि आप एज सून एज पॉसिबल, ASAP, जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपको कोई एसेट मिला है आप फ़ौरन से उसकी कोशिश करें कि असेसमेंट कर दें। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट। सो एक जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे दी गई वो ये है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, लेट्स से कोई बिल्डिंग है, कोई प्लाजा है और इसके अंदर शॉप्स हैं और उससे रेंट आता है, और ये रेंट जो है ये आगे जिस बंदे का था, लेट्स से मिस्टर ए का ये प्लाजा था, और उसके आगे लेट्स से 3 बच्चे हैं, B, C, D। अब अगर ये फौत हो जाता है तो पहले तो हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके ऊपर, इस रेंट के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो अदा करेगा। ठीक है जी। अब दूसरा क्या है जी कि असेसमेंट ऑर्डर में भी इशूड एट एनी टाइम विद इन 1 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज मेड। नाउ अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, अब अगर B, C और D के केस में ये अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन कितने पोर्शन का मालिक है, ठीक है जी, ए का कितना पोर्शन है, बी का कितना है, सी का कितना है, सो इट्स अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो अगर ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो फिर ऐसी सूरत में अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा कि फ़ैसला हो जाए कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम है, कौन सा हिस्सा किसके नाम है, और उसके बाद इसके ऊपर कोई ऑर्डर इशू किया जा सकता है। जो टैक्स की बात है वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा उससे लिया जाएगा, लेकिन बी को या सी को या डी को कोई भी ऑर्डर इशू करने से पहले कोर्ट का फैसले का इंतज़ार किया जाएगा कि जनाब ये प्रॉपर्टी का जो फैसला हो जाए उसके 1 साल के अंदर अंदर फिर ऑर्डर इशू किया जा सकता है। अच्छा, जो असेसमेंट ऑर्डर है वो किस वक्त समझा जाएगा कि ये गैर कानूनी है और किस वक्त समझा जाएगा कि ये गैर कानूनी नहीं है। नाउ पहली चीज़ तो लॉ ने ये कही कि ये कंक्लूसिव एविडेंस है असेसमेंट का। अगर कोई असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर इशू करता है तो इसके अलावा कोई और एविडेंस नहीं चाहिए असेसमेंट का, कोई और सबूत नहीं चाहिए है। लेकिन साथ में ये भी बताया है लॉ ने कि आप इसको वॉइड नहीं कह सकते, यानी गैर कानूनी नहीं कह सकते फॉर वांट ऑफ फॉर्म। वांट ऑफ फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कि लेटर में ऊपर इनसाइड एड्रेस होता है, फिर उसके बाद एड्रेसी का नाम आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आप बॉडी ऑफ द लेटर होती है, फिर सैल्यूटेशंस होती हैं। सो ये दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कि आप इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं ना। ये जो वांट ऑफ फॉर्म है कि वो लेटर फॉर्मेट में होगा, वो नोटिफिकेशन फॉर्मेट में होगा, उसमें एड्रेस ही नीचे होगा, राइट पे होगा, ऊपर होगा। ये वांट ऑफ फॉर्म की वजह से किसी भी असेसमेंट ऑर्डर को आप वाइड नहीं कह सकते, गैर कानूनी नहीं कह सकते। दूसरा, यानी कि अगर आप कहें जी कि एड्रेस मेरा ऊपर नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, तो ये तो लेटर की फॉर्मेट ही गलत है, इसलिए ये असेसमेंट ऑर्डर गलत है। तो ऐसी बुनियाद पे असेसमेंट ऑर्डर को गलत नहीं किया जा सकता। विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू एनी मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन देयरिन। और अगर कोई गलती हो जाए, गलती से मुराद ये है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई ग्रामर मिस्टेक है, इस किस्म की गलतियों को की वजह से किसी असेसमेंट ऑर्डर को आप गैर कानूनी नहीं कह सकते। किस वजह से आप गैर कानूनी कह सकते हैं? वाइड ये किन सूरतों में हो सकता है? अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन के मुताबिक ना हो, या जिस पर्सन को आपने इस ऑर्डर में कहा हुआ है कि तुम्हारी असेसमेंट हम करें, वो पर्सन आपने गलत डेजिग्नेट कर दिया, उसका CNIC गलत लिख दिया, उसका नाम पता गलत लिख दिया। सो आपने अरशद की असेसमेंट बनाई, लेकिन ऑर्डर इशू करते हुए वो अरशद की जगह राशिद के साहब को भेज दिया। तो ये एक्चुअली क्या हुआ कि आपने पर्सन जो था डेजिग्नेट ही गलत कर दिया उसमें, जिसकी असेसमेंट होनी थी। अच्छा जी, असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सो असेसमेंट हमने 3 तरह की पढ़ी है, नॉर्मल, बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। इन तीनों असेसमेंट्स को अमेंड किया जा सकता है। टैक्स पेयर खुद भी कर सकता है अपनी रिटर्न रिवाइज करके, या फिर कमिश्नर कर सकता है। दो ही पार्टीज़ हैं किसी भी रिटर्न की, एक जमा कराने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला। रेसिपिएंट साइड पे FBR का ऑफिसर है जिसको हम कमिश्नर बोलते हैं, और दूसरी साइड पे टैक्स पेयर खुद है। नाउ किन सर्कमस्टांसिस में
जो भी असेसमेंट की गई है उसको रिवाइज किया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है। अगर कमिश्नर ऑडिट करवाए या उसके पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो या कोई ऐसी असेसमेंट ऑलरेडी हुई हुई है विच इज़ एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये है कि कौमी ख़जाने में जो पैसे आने थे वो कम आ रहे हैं आपकी इस पहले की गई असेसमेंट की वजह से, तो उसको बोलते हैं प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो ऐसी सूरत में आप कमिश्नर ने ही अगर कोई गलती की है तो वो दोबारा से इस असेसमेंट को रिवाइज कर सकता है, अमेंड कर सकता है। टैक्स अथॉरिटीज कैन नॉट अमेंड असेसमेंट इफ असेसमेंट वाज एरोनियस बट नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर आपने गलत असेसमेंट की है एक बंदे की, फ़र्ज़ करें उसे कहा आपने ₹1,00,000 टैक्स दो, एक्चुअली उसका बनता 80,000 रुपये था, तो अब आपने जो असेसमेंट की है दैट इज़ नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो कमिश्नर अब इसको अमेंड नहीं करेगा, 1,00,000 से 80,000 नहीं करेगा, बल्कि वो फिर टैक्स पेयर अपनी अपील करेगा और फिर अपील की सूरत के रास्ता इख्तियार करके अपने लिए रिलीफ हासिल करेगा। अपील्स जो हैं वो फिर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होंगी। ना ये जो कमिश्नर है ये कितनी दफ़ा इस असेसमेंट को अमेंड कर सकता है, उसके लिए टाइमलाइंस क्या हैं। सबसे पहले तो ये जो पिक्चर है ये डिपिक्ट ये कर रही है, इसमें अगर आप इस खातून को कमिश्नर समझ लें और जो ये इसके हाथ में कपड़ा है इसको अगर आप रिटर्न समझ लें, तो ये कितनी भी दफ़ा देयर इज़ नो लिमिट के असेसमेंट को अमेंड किया जाता है, अनलिमिटेड टाइम्स पे कमिश्नर इसको अमेंड कर सकता है। दूसरा, इसके लिए कुछ टाइमलाइंस बताई हैं लॉ ने कि आप कितनी टाइम के अंदर अंदर किसी असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं ना। इसमें टैक्स लॉ ने कहा कि पहली चीज़ कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर वाज मेड उसके 5 साल तक, या फिर आपने लेट्स से टैक्स ईयर 2024 है तो इसके 5 साल तक, 5 साल तक, ठीक है जी। सो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर वाज मेड, जिस फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट हुई थी ओरिजिनल, यानी आपने रिटर्न जमा कराई 2024 में, डेफिनेटली 2024 में जो रिटर्न जमा करवाओगे वो 2023 की होगी, ठीक है। तो 2023 की रिटर्न आपने 2024 में जमा कराई, तो ये वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें पहली असेसमेंट हुई, और इसके 5 साल तक कमिश्नर असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। दूसरा, 1 साल तक अमेंड कर सकता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अमेंडमेंट वाज मेड। अगर एक दफ़ा अमेंडमेंट हो गई तो फिर उसके बाद भी 1 साल टाइम मौजूद है, ठीक है। सो अगर जैसे हमने बात की कि 2023 का आपका टैक्स ईयर था, आपने 2024 में उसकी रिटर्न जमा करवाई, तो आपकी असेसमेंट हुई 2024 में। इसके बाद 5 साल हैं कमिश्नर के पास। अगर इस 5 साल में कहीं पर उसने अमेंडमेंट कर दी एक दफ़ा, फ़र्ज़ करें कि अमेंडमेंट हो गई 5 साल में कहीं एक दफ़ा, तो अभी ये टाइम ब्रैकेट तो मौजूद है ही उसके पास अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में ये अमेंडमेंट की गई है उसके बाद भी 1 साल मौजूद है। सो विच एवर इज़ लेटर जो है वो उसका टाइमलाइन है, वो उस वक्त तक अपनी असेसमेंट को अमेंड कर सकता है और जितनी दफ़ा चाहे कर सकता है। जो असेसमेंट आपने अमेंड करनी है उसमें ज़रूरी है कि आप टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको बुलाकर उसकी बात सुनेंगे, उसका मौक़िफ़ जानेंगे और उसके बाद जो है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो आपकी असेसमेंट है, इसके ख़िलाफ़ कोई जो कमिश्नर करता है असेसमेंट्स, उसके ख़िलाफ़ यानी उसमें टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ देने के लिए यहाँ पे कुछ पावर्स दी गई हैं। एक तो कमिश्नर खुद जो है, ये साहब जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं ये कमिश्नर हैं। ये कमिश्नर साहब जो हैं ये सो मोटो एक्शन ले सकते हैं और अपने किसी सबॉर्डिनेट से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं कि जनाब इस बंदे का टैक्स पेयर का क्या असेसमेंट चल रहा है, हमें दिखाएं ज़रा, कोई इसके साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, या कुछ हो सकता है शिकायत मिले तो वो सो मोटो एक्शन ले सकता है। रिवीन कैन नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द टैक्स पेयर, और वो अपने सबॉर्डिनेट से रिकॉर्ड मंगवा के जो है उसकी असेसमेंट को अमेंड कर सकता है, लेकिन टैक्स पेयर के नुकसान में वो अमेंडमेंट नहीं करेगा, ठीक है। कैन नॉट रिवाइज इफ़ अपील और डिसीजन ऑफ अपील इज पेंडिंग। इसी तरह अगर मामला जो है वो किसी एपलेट अथॉरिटी के पास है, जो कि हमने अपील्स, रिवीजन और पिटीशन वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो भी वो अपनी ये सू मोटो एक्शन नहीं ले सकता। कैन ऑर्डर लोअर लेवल टू मेक नेसेसरी रिवीजन विद इन 180 डेज, और अपने लोअर स्टाफ को ये ऑर्डर दे सकता है कि जनाब आप 180 दिन में जो नेसेसरी रिवीजन है वो कर दें। ना जी कमिश्नर साहब हैं, इनका एक बॉस होता है, उसको बोलते हैं चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर जो है इसके पास भी पावर्स हैं ना। ये जो पावर्स हैं ये क्या हैं, वो ये हैं
कि एक तो रिवाइज ऑर्डर ऑफ सबॉर्डिनेट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर। तो अगर इसको कोई फॉर एग्जांपल शिकायत मिल जाए तो ये रिवाइज कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट के ऑर्डर्स को। दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म पहले समझें कि लेट्स से मिस्टर ए है और मिस्टर बी ये सेल कर रहा है, ये परचेज कर रहा है ना। ये जो सेल कर रहा है इसकी इनकम है और इसकी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अब अगर इसकी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है तो बी इसको जब पेमेंट करेगा तो ये टैक्स विद होल्ड करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा है कि अगर आप टैक्स विद होल्ड नहीं करते तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपने पढ़ा है ना सेक्शन 21 कि अगर आपने टैक्स विद होल्ड ना किया तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब ये टैक्स विद होल्ड अगर कर लेगा इसका तो इससे क्या होगा, इसकी इनकम तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है तो इसका ये जो विद होल्डिंग टैक्स है ये एफबीआर के पास जमा होता जाएगा और एट द एंड ऑफ द ईयर एफबीआर से फिर यही बंदा मिस्टर ए कहेगा कि जी आप मुझे ये रिफंड करो, क्योंकि मेरी इनकम के ऊपर टैक्स तो ज़ीरो बनता है क्योंकि मेरी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है ना। इससे नुकसान ही होगा कि मिस्टर ए का बहुत सारा पैसा एफबीआर के पास लॉक हो जाएगा, कैश फ्लो के इश्यूज आएंगे इसे। तो इसलिए एफबीआर लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक प्रोविजन है एंड दैट सेज कि अगर आपकी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है या कुछ और रीजंस जो कि लॉ में ही लिखी हुई हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि वो किन सूरतों में आपको ये आज़ादी देता है। वो आज़ादी ये देता है कि आप मिस्टर ए जो है वो तशरीफ़ ले आए एफबीआर और आके हमारे से एक एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले लें। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट में लिखा ये होगा कि जो भी इससे पेमेंट करे वो इससे टैक्स ना काटे। तो वो ये सर्टिफिकेट बी को अगर दिखा देगा इसकी फ़ोटोकॉपी तो बी उसको पूरी पेमेंट कर दिया करेगा, टैक्स विद होल्ड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट या लोअर रेट सर्टिफिकेट। तो ये एग्जाम्पशन या लोअर रेट सर्टिफिकेट अगर टैक्स पेयर ने अप्लाई किया है और उसको नहीं मिल रहा तो फिर वो कमिश्नर चीफ कमिश्नर के पास जा सकता है कि जनाब सू मोटो एक्शन लें और एक अपना रिकॉर्ड मंगवाएं और मुझे एग्जाम्पशन या लोअर रेट सर्टिफिकेट इशू करें, क्योंकि लोग तो मुझे पेमेंट करते हुए टैक्स विद होल्ड कर लेते हैं, मेरी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है तो आप मेहरबानी करें मुझे ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू करें। इसी तरह टैक्स पेयर को एक और आसानी दी गई है कि वो अपने असेसमेंट पे अगर मुतमिन नहीं हो रहा, वो कह रहा है जी एक बंदा मेरी बात को नहीं समझता, 2-3 सियाने बंदे बैठ के मेरी बात सुने, तो वो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी की दरख्वास्त दे सकता है जिसमें एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर और चीफ कमिश्नर साहब ये 3 लोग होंगे, ये फिर इसकी बात को सुनेंगे। टैक्स पेयर जो है वो उसका इरादा ये है कि वो अपना केस सेटल करे और एफबीआर या जो भी ये कमेटी है ये रिकॉर्ड मंगाएगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर, उसकी बात सुनेगी उसको बुला के और टैक्स पेयर विल पे एग्रीड टैक्सेस एंड फॉरगो हिज राइट ऑफ अपील। और टैक्स पेयर जो है वो अपने जो एग्री करेगा कि हाँ जी मैं इतना टैक्स देने को तैयार हूँ, मेरा मामला ख़त्म करें, वाइंड अप करें मेरे केस को, तो वो अपना टैक्स अदा करेगा और अपना राइट ऑफ अपील भी फॉरगो करेगा कि मैं फिर किसी और अदालत में जाके आप पे केस नहीं करूँगा कि जी मेरे साथ ये इन्होंने ज़्यादा टैक्स ले लिया। कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू विल अमेंड असेसमेंट और इफ़ कंसेंसस नॉट अचीव्ड केस विल बी रेफर्ड बैक टू कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू। और अगर कोई इनके दरमियान नतीजा नहीं निकलता तो फिर दोबारा कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू ही मुकदमे जो भी है असेसमेंट उसको कंटिन्यू कर लेगा। ये एप्लीकेबल नहीं होगा ऑन केसेस जहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम का मामला है या जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो ऐसी सूरतों में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ से आगे जो बातें हैं दैट इज़ अबाउट रिकॉर्ड्स। ना ये जो रिकॉर्ड्स हैं इसको आपने पढ़ना है, इसको मैं कभी भी रीड आउट नहीं करता हूँ। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि कौन से टैक्स पेयर ने किस तरह के एविडेंस अपने पास रखने हैं। सो रिकॉर्ड्स वाला सेक्शन जो है इसको आप रीड करेंगे और इसमें बिल्कुल सवाल बनता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि फलाना टैक्स पेयर जो है वो कि किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, कॉमन सेंस बेस्ड है, अगर कोई चीज़ में समझ नहीं आएगी तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट वन इज़ ऑडिट। नाउ ऑडिट का मामला इस तरह से है कि एफबीआर ने सोचा कि जनाब हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाते हैं। टैक्स बेस को बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपया इकट्ठा करना है और वो आप 10 बंदों से इकट्ठा करोगे तो इसका मतलब हर बंदा 10 रुपये टैक्स दे रहा होगा। लेकिन अगर आप यही 100 रुपये इकट्ठा करना चाहते हैं और अगर आप ये 20 लोगों से इकट्ठा करेंगे तो हर बंदा 5 रुपया टैक्स दे रहा होगा।
इस तरह अगर यही टैक्स अगर आप 50 लोगों से इकट्ठा करना चाहेंगे तो हर बंदा ₹2 टैक्स दे रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप टैक्स बेस को बढ़ाओगे, ये हम क्या कर रहे हैं, बेस को बढ़ा रहे हैं, टैक्स उतना ही रख रहे हैं लेकिन बेस को बढ़ा रहे हैं। सो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस इसको बोला जाता है। यानी कि जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे या अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उनको किस तरीके से मजबूर किया जाए कि वो अपनी रिटर्न जमा कराएं और अपना टैक्स जमा करवाएं। सो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए जो नादरा है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इन्होंने कहा जी कि हम एफबीआर के साथ ताउन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको, वो डाटा है फैमिली ट्री का। नादरा के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब ये कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर जो है, CNIC नंबर आपका, वो जो भी नंबर होगा उसके ऊपर कौन है, फादर कौन है, बच्चे कौन है, भाई कौन है, कज़न कौन है, मामू रिश्तेदार कौन है, ये फैमिली ट्री का डाटा नादरा के पास मौजूद है। तो नादरा ने कहा जी कि हम ऐसा करेंगे कि हम टैक्स पेयर के कुछ डाटा को और इस फैमिली ट्री के डाटा को रिलेट करके एफबीआर को टैक्स पेयर्स के बारे में कुछ इंडिकेटिव इनकम टैक्स बताएं कि ये बंदे हैं, इनसे आप जो है वो इतना इतना टैक्स ले सकते हैं। फिर एफबीआर अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक प्रोसीड करे, उनसे टैक्स रिकवर कर ले। नाउ इस काम के लिए कमिश्नर को कुछ पावर्स दिए गए कि कमिश्नर कैन कंडक्ट ऑडिट ऑफ एनी ऑफ पास्ट 6 years एंड शुड बी गिवन एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। सो डेफिनेटली उसको एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड देंगे तभी वो करेगा ना। टैक्स पेयर हैज़ नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड और कंप्लीट रिकॉर्ड और प्रोवाइड सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन द रिकॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये समझा जाएगा, अगर टैक्स पेयर ने इनमें से कुछ भी किया तो इसका मतलब ये जो इक्वल टू का साइंस का मतलब ये माना जाएगा कि टैक्स पेयर इनकम हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड। इसका मीनिंग ये समझा जाएगा और इसलिए उसका ऑडिट किया जा सकेगा। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कह रहा है कि अगर टैक्स पेयर ने इनमें से कोई काम किया जो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो हम ये समझेंगे कि उसने अपनी इनकम छुपाई और इसलिए हम उसका ऑडिट करेंगे। और ऑडिट करेंगे सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज़ के मुताबिक। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज़ ये होती हैं कि किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर कुछ परसेंटेजेस होती हैं जो इंडस्ट्री जो है के रियल डाटा से बनती हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल है, तो वो टेक्सटाइल जो है वो उसका एक इंडस्ट्री का डाटा होगा कि यार कितने किलो कॉटन से कितना किलो धागा बनता है। इसको यील्ड बोलते हैं कि यील्ड जो है, इस टेक्सटाइल की यील्ड इस साल में ये है। तो यील्ड इज़ अ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो और इसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड होता है। इससे ये अंदाज़ा मिलता है कि क्या आप अपने बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सही रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर प्रोडक्शन सही रिपोर्ट करोगे तो ज़ाहिर तभी फिर आगे सेल्स भी ट्रेस हो सकेंगी। अगर आपने सेल्स को छुपाना है तो पहले प्रोडक्शन छुपानी पड़ेगी और प्रोडक्शन छुपाने के लिए आपको अपनी यील्ड कम दिखानी पड़ेगी। यानी अगर 100 किलो से लेट से 80 किलो धागा बनता है और आप कहें जी नहीं मेरा जो कॉटन था वो अच्छी किस्म का नहीं था या मेरी प्रोडक्शन प्लांट में प्रॉब्लम थी या वट एवर रीज़न यू हैव, तो आप कहते हैं नहीं मेरे पास तो 60 kg धागा बना है। तो अब इसमें ये डाउट किया जा सकता है कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्शन को छुपाने से क्या हासिल करना चाहते हैं कि आप अपनी सेल छुपाना चाहते हैं, आउट ऑफ बुक्स रखना चाहते हैं। तो सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज़ को इस्तेमाल करके आपका ऑडिट किया जा सकता है। सो ये कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ होती हैं और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ अब फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनेगी और फिर उस बेसिस के ऊपर आपकी असेसमेंट जो है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपसे आपकी बात सुनी जाएगी और फिर उसके बाद आपकी असेसमेंट फाइनल की जाएगी। नाउ एफबीआर जो है वो ऐसा कर सकता है कि फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को ये असाइनमेंट दे दे या कोई ऑडिट पैनल बना दे जिसमें ये लोग हो सकते हैं। ठीक है। सो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ये चेयरमैन होगा इस ऑडिट पैनल का। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो सकती है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है और एनी अदर पर्सन डायरेक्टेड बाय एफबीआर। तो ये फिर ऑडिट पैनल जो है वो आपका ऑडिट करेगा। इसके बाद क्या होगा, जब आपका ऑडिट हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नॉट प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर, अगर उसने रिकॉर्ड प्रोवाइड ना किया या कोऑपरेट ना किया तो कमीशन में प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की पावर तो फिर है ही कमिश्नर के पास, तो वो फिर ये असेसमेंट कर सकेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर ऑफ असेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।